हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो हमने अपनी जो सिक्स से लेकर के नाइन्थ तक की जो एनसीईआरटी है, जो पॉलिटिकल साइंस के, उसको क्या कर लिया, तो कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो क्लास टेंथ का जो चैप्टर वन है, पावर शेयरिंग, उसको डिस्कस करेंगे। यानी कि जो सत्ता की जो साझेदारी है, उसे कहते किसे हैं, क्या महत्व है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, ये सब चीजें हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर ही है, पावर शेयरिंग कार में। तो इस चैप्टर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले हम स्टोरी समझेंगे किसकी, बेल्जियम की। फिर हम देखेंगे कि बेल्जियम के में जो आवास, जो वहां के लोग जो आवासी थे, तो उसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे जो बेल्जियम की स्टोरी, किस तरीके से वहां पे अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां की सरकार ने किस तरीके से अपनी कंट्री को एक यूनाइट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके। ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम श्रीलंका की स्टोरी देखेंगे। ये वीडियो हमारी दो पार्ट में होगी। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, स्टोरी ऑफ बेल्जियम, और फिर हम ये देखेंगे कि बेल्जियम में जो आवास थे उसके बारे में। फिर देखेंगे श्रीलंका की स्टोरी। उसके बाद हम इन्हीं, जब हम ये दोनों स्टोरी आज जब डिस्कस करेंगे, तो उसमें एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि आखिर हमें इन स्टोरी से क्या सीख मिलती है। उसके बाद देखेंगे जो हमारा मेजोरिटिज्म है श्रीलंका के अंदर, उसको डिस्कस करेंगे। फिर पावर शेयरिंग किस तरीके से वांछनीय, उसको डिस्कस करेंगे। और पावर शेयरिंग किस तरीके से, यानी कि जो हमारा सत्ता की जो साझेदारी है, उसके रूप को डिस्कस करेंगे हम वीडियो के जो पार्ट टू है उसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो सबसे पहले जो हम समझते हैं बेल्जियम की स्टोरी। तो बेल्जियम है एक यूरोप का एक छोटा सा देश है, जिसकी पॉपुलेशन कितनी है, 1 करोड़ है। अगर हम कंपेयर अपनी कंट्री के एक हरियाणा स्टेट से करें, तो उससे भी वो क्या है, छोटा है। तो अगर बेल्जियम की बात करें, तो बेल्जियम में टोटल की जो 59% है, वो कौन सी भाषा बोलते हैं, तो डच भाषा बोलते हैं। यहाँ पे बेल्जियम का मैप है, जैसे यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो बेरलोस है वो क्या है, बेल्जियम की कैपिटल है। और जो वेलोन है वो क्या है, फ्रेंच, यानी कि ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले हैं। और जो येलोइस में वो कौन सा बोलते हैं, तो ये डच स्पीक करते हैं, यानी कि इनकी भाषा क्या है, डच है। क्या है, डच, डच। और ये जर्मन स्पीक करने वाले, यानी कि ये वाले हिस्से किसमें, तो ये जर्मन स्पीक करते हैं। कौन सी भाषा है, जर्मन की। यानी कि बेल्जियम एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, जिसमें से क्या है, 59% कौन सी भाषा बोली जाती है वहां पे, डच। 40% बोली जाती है वहां पे फ्रेंच। और जो 1% है, 1% कौन सी भाषा बोली जाती है वहां पे, तो जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, जर्मन। तो जर्मन भाषा बोलने वाले लोग वहां पे रहते हैं। तो वो एक छोटा सा देश है, जैसे कि हम यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। तो वहां पे क्या है, अगर हम बेल्जियम की बात करें, तो मेजोरिटी जो माइनॉरिटी है वो फ्रेंच स्पीक कम्युनिटी है। यानी कि अगर हम बेल्जियम कंट्री की बात करें, तो बेल्जियम में जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी कौन सी कम्युनिटी के लोग हैं, जो फ्रेंच की भाषा बोलते हैं। यानी कि जो कौन सी भाषा बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं, वो बेल्जियम की क्या है, तो वो माइनॉरिटीज है। उसके बाद अगर हम आगे देखें, वॉज अ रिच एंड पावरफुल, यानी कि जो माइनॉरिटी है, यानी कि जो फ्रेंच स्पीक बोलने वाले जो माइनॉरिटीज है, सबसे ज्यादा बेल्जियम में पावर किसके हाथ में थी, तो फ्रेंच स्पीक करने वाले के हाथ में थी। किसके हाथ में थी, फ्रेंच स्पीच करने वाले कम्युनिटी के पास सबसे ज्यादा पावर थी वियतनाम में। तो जिसके वजह से अगर हम बात करें, जो भी बेनिफिट होता था इकोनॉमिक का, डेवलपमेंट का, एजुकेशन का, तो कौन उठाता था, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट लेते थे फ्रेंच स्पीकिंग वाली जो कम्युनिटी थी, कंपेयर टू किसके, तो कंपेयर टू डच लैंग्वेज वाले की, और जो हमारे कौन से थे, जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले के। तो उसके कंपेयर में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन था, तो पावरफुल था हमारा फ्रेंच स्पीक करने वाली कम्युनिटी। सबसे ज्यादा अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट या एजुकेशन का अगर कोई प्रॉफिट उठाता था, तो कौन उठाता था, तो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ही उठाती थी। 1950, यानी कि 1950 से 1960 में क्या हुआ, जो डच स्पीकिंग थे, यानी कि जो डच भाषा बोला करते थे और जो फ्रेंच भाषा बोला करते थे, उनकी जो आपस में जो कम्युनिटी थी, उसमें क्या हो गया, तो टेंशन क्रिएट हो गई, यानी कि तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए जो बेल्जियम की गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सुधार किए। कब, तो 1970 से 1993 के बीच में। तो सुधार क्या किया इन्होंने, इन्होंने अपनी कंट्री को यूनाइट करने के लिए, यूनाइट रखने के लिए
इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार क्या किया, तो अमेंडमेंट किया, यानी कि 4 बार क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने अमेंडमेंट किया, यानी कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदला और एक न्यू मॉडल ऑफ गवर्नमेंट को स्थापित करके उसको चलाया गया। तो जो अमेंडमेंट किया गया था, अमेंडमेंट में क्या किया गया था, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था उसमें यह कहा गया था कि जो डच भाषा बोलने वाले जो मिनिस्टर्स हैं, यानी कि जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और जो फ्रेंच भाषा स्पीकिंग करने वाले जो मिनिस्टर होंगे, जो वो दोनों, उन दोनों की जो संख्या है मिनिस्टर की, जो नंबर्स ऑफ जो मिनिस्टर हैं वो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, किसमें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो ये किसमें चेंजेस किया गया, इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया और अपने पार्लियामेंट के अंदर डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वालों के जो मिनिस्टर थे दोनों को क्या कर दिया, तो बराबर कर दिया। जैसे कि अगर 4 होंगे डच भाषा के डच स्पीक, यानी कि डच भाषा बोलने वाले मिनिस्टर, तो 4 किसके होंगे, तो फ्रेंच भाषा बोलने वाले मिनिस्टर होंगे। तो इस तरीके से क्या किया, दोनों मिनिस्टर्स की जो नंबरिंग थी वो क्या कर दिया, तो बराबर कर दिया। फिर सम स्पेशल लॉ रिक्वायर्ड द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। उनके बाद क्या किया गया कि अधिकांश जो सदस्य थे के समर्थ की जो आवश्यकता थी उनके लिए क्या किया गया था, तो एक जो भाषा के आधार पर एक ग्रुप बना दिया गया था। फिर क्या किया गया था, दोज नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक अ डिसीजन, मतलब कि इसमें बता, फिर क्या क्या, फिर कहा उनके गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि कोई भी एक समुदाय एक तरफा डिसीजन नहीं लेगा। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए गए थे, किसमें, बेल्जियम में। फिर जो स्टेट गवर्नमेंट होगा वो क्या करेगा, किसी भी राज्य, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगा वो किसी के अंडर काम, मतलब किसी भी राज्य, जो राज्य सरकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करेगा। एक ही अमेंडमेंट किया गया था। उसके बाद क्या अमेंडमेंट किया गया था, जो बुरेलिस है, जो कि हमारा किसका, जो हमारा जो कंट्री है कौन सा, बेल्जियम, उसकी जो कैपिटल है उसको क्या किया गया, तो उसमें एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दिया गया था, किसके, तो बोथ कम्युनिटी से, और दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेटिव माना गया। तो ये भी अमेंडमेंट किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें, अपार्ट फ्रॉम अ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो सेंट्रल लेवल पे जो फ्रेंच और जो डच भाषा बोलने वाले जो मिनिस्टर थे उनके बाद भी क्या किया गया था, एक तीसरे प्रकार की सरकार बनाई गई थी। और वो जो गवर्नमेंट था, यानी कि जो कम्युनिटी गवर्नमेंट था, वो किसके द्वारा चुना जाता था, तो वो इलेक्टेड पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड होता था, किसके आधार पे, एक भाषाई कम्युनिटी के आधार पे। फिर जैसे कि डच, फ्रेंच और जो जर्मन भाषाई थे, चाहे वे कहीं पे भी क्यों ना रहते हो। उसके बाद सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक, यानी कि अगर हम बात करें कि कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज, वो उसके पास उससे संबंधित शक्तियां थी। यानी कि यहाँ पे समझाने की कोशिश ये की जा रही है, जो थर्ड काइंड जो गवर्नमेंट होती थी उसके पास कौन कौन सी पावर रहती थी, कल्चर से रिलेटेड पावर रहती थी, एजुकेशनल से रिलेटेड पावर रहती थी, और लैंग्वेजेस के इश्यूज के लिए उसके पास पावर रहती थी। और ये किसके द्वारा चुनी जाती थी, तो ये पब्लिक के द्वारा ही चुनी जाते थे। जो बेल्जियम का जो मॉडल था वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने दोनों जो मेजर कम्युनिटीज थी उनके साथ मिलकर के अपने कंट्री को क्या रखा, एक यूनाइट करके रखा इन 4 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद। अब स्टोरी डिस्कस करते हैं हम श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका भी क्या है, वो एक इंडियन ओशियन में सिचुएटेड एक टापू है, यानी कि एक, हम बात करें आइसलैंड के फॉर्म, आइसलैंड है जो कि हमारे कंट्री से सटा हुआ है। यानी कि श्रीलंका जो है वो 1949 में इंडिपेंडेंस उसने अपनी आज़ादी में प्राप्त की थी। यानी कि 1949 में श्रीलंका ने भी अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था, और जिसकी पॉपुलेशन आज के टाइम पे भी कितनी है, तो 2 करोड़ है। अगर हम इसके हरियाणा अपनी कंट्री के कंपेयर में बात करें तो लगभग हरियाणा के बराबर है। तो श्रीलंका के अंदर भी जो है जो पीपल्स है वो क्या है, डाइवर्स है। तो वहाँ पे हमें अलग अलग तरीके के लोग देखने को मिलते हैं। वहाँ पे जो मोस्टली जो हमें ग्रुप देखने को मिलते हैं वो कौन सी, तो सिंहाला
भाषा बोलने वाले लोग देखने को मिलते हैं, कितनी, तो 74%। कितना, तो 74%। और जो इस तमिल भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो कितने हैं, तो टोटल 18% है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि आखिर श्रीलंका में तमिल के लोग कैसे चले गए और तमिल भाषा कैसे बोली जाने लगी। तो जब हमारी कंट्री और श्रीलंका जो कॉलोनियल कंट्री थी, उस टाइम ब्रिटिश लोग श्रीलंका से ही जो मजदूर लेकर के जाते थे, लेबर्स लेकर के जाते थे, वर्कर्स लेकर के जाते थे, तो वहीं उन्हें श्रीलंका में ही छोड़ दिया जाता था। तो कुछ वापस आ गए थे और कुछ वहीं पे रह करके बस गए थे। इस वजह से जो तमिल भाषा बोलने वाली जो कम्युनिटी थी वो आज भी श्रीलंका में बसी हुई है। अमंग तमिल, अगर हम तमिल्स की बात करें, तमिल भाषा बोलने वाले की बात, अगर जो तमिल भाषा बोलने वाले कम्युनिटी की बात करें, तो उन्हें भी क्या है, दो सब ग्रुप में क्या किया है, तो डिवाइड कर दिया गया है। एक श्रीलंकन तमिल, जो कि श्रीलंका की जो श्रीलंकाई तमिल है उन्हें, और एक इंडियन तमिल, यानी कि वहां पे जो तमिल्स हैं उनको भी दो कैटेगरी में बांट करके क्या कर रहे हैं, एक को श्रीलंका तमिल्स रखा है और दूसरा ग्रुप जो वो इंडियन तमिल्स के नाम से है। और इन दोनों के बीच में भी हमें क्या देखने को मिलता है, इन दोनों पॉपुलेशन के बीच में हमें काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, और इनकी जो डिफरेंट कम्युनिटीज पे। और अगर हम बात करें श्रीलंका में जो सिंहाला कम्युनिटी है वो सबसे ज्यादा इंजॉय करती है किसे, जो कि बिगर मेजोरिटी में वही सारी चीजें क्या करती है, तो अपनी जो अपनी कंट्री के अंदर है जो भी इच्छाएं जो होती हैं वो किस पे करते हैं, तो माइनॉरिटी पे थोप दी जाती है। किनके, तो यहाँ पे जो मेजोरिटी है हमारी सिंहाला में कम्युनिटी, वो अपने माइनॉरिटीज पे अपनी जो भी इच्छाएं होती हैं या जो भी उन्हें एंजॉय करना होता है वो सब किस पे थोप देते हैं, अपने माइनॉरिटीज पे थोप देते हैं। अगर हम बात करें श्रीलंका में जो बहुसंख्यावाद है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो श्रीलंका इमर्ज एज द इंडिपेंडेंस कंट्री इन 1948। सॉरी, मैंने यहाँ पे 1949 कहा था, तो ये 1949 नहीं 1948 होगा। कितना होगा, 1948 को 1949 में तो चाइना आजाद हुआ था, लेकिन 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ था और 1947 में हमारा प्यारा देश भारत आजाद हुआ था। तो श्रीलंका कब आजाद हुआ था, तो 1948 में श्रीलंका आजाद हो गया था। और वहां पे जो मेजोरिटी है वही डिसाइड करती थी कि गवर्नमेंट कंट्री में किसकी बनेगी, और सबसे ज्यादा वही जो भी पावरिस्ट थे इकोनॉमिक्स की जो इंजॉय करते थे वो कौन इंजॉय करते थे, तो वहाँ की जो मेजर कम्युनिटी थी, जो मेजोरिटी में जो कम्युनिटी थी वो इन सभी पावर्स को क्या करती थी, तो इंजॉय करते थे। तो गवर्नमेंट किस पोजीशन पे रहेगा, गवर्नमेंट के क्या काम्स रहेंगे, गवर्नमेंट की पोस्ट या गवर्नमेंट जो भी पोस्ट वैकेंसीज निकालते थे, तो उस पे सबसे ज्यादा किस कम्युनिटी के लोग रहते थे, तो सिंगला कम्युनिटी के ही लोग रहते थे। तो यहाँ पे जो स्टोरी अभी बताने की कोशिश की जा रही है हम उसको डिस्कस करते हैं। फिर उसमें क्या है कि जो भी, जैसे कि अगर हम बात करें, दिस मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ द एलियनेशन एलियनेशन अमंग द श्रीलंका तमिल्स। यानी एलियनेशन का मतलब है कि जब हम एलियनेशन का मतलब होता है कि वो आदमी या वो पर्सन या वो पीपल हम कह सकते हैं जो कि क्या हो, दूसरी कंट्री से बिलोंग करता हो और रह किसी और कंट्री में रहो। जैसे कि अगर वहां पे कौन थे, तो जो तमिल्स लोग थे वो बिलोंग तो इंडियन से करते थे लेकिन रहते कहाँ थे, तो श्रीलंका में। इसलिए जो अपनी देश को छोड़ के जब कोई व्यक्ति दूसरे देश में रहता है तो हम उसे क्या कहते हैं, एलियंस ही कहते हैं। तो जो वहां के जो पीपल्स थे उन्हें ये फील होने लगा कि गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, जो मेजोरिटी में जो कम्युनिटी है उनके कंपेयर में माइनॉरिटीज के साथ क्या कर रही है, तो भेदभाव कर रही है, यानी कि डिस्क्रिमिनेट कर रही है। और गवर्नमेंट पॉलिटिक्स में उन्हें क्या है, इक्वल राइट्स नहीं दिया जाता, और इसके अगे और ना ही जॉब में उन्हें इक्वल राइट दिया जाता है, जॉब में भी उनके साथ क्या किया जाता है, तो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो ऐसा लोगों को वहां पे जो माइनॉरिटीज थे उनको फील होने लगा। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी वैकेंसीज निकालती थी या जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती थी उसका सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन सी कम्युनिटी उठाती थी, तो सिंहला कम्युनिटी उठाती थी। कौन सी कम्युनिटी उठाती थी, सिंहला। तो जिसके वजह से वहां पे जो जितने भी जो माइनॉरिटीज थे ना, तो माइनॉरिटीज और जो मेजोरिटीज कम्युनिटी के जो लोग थे उनमें क्या हो गया, तो एक तरीके से जो गृह युद्ध के जो चांसेस थे वो बढ़ने लगे। गवर्नमेंट के खिलाफ अलग अलग तरीके से मूवमेंट्स स्टार्ट हो गए थे। गवर्नमेंट्स के जो भी पॉलिसीज बनाती थी
जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पॉलिसीज बनाई जाती थी वो किसके फेवर में रहती थी, ज्यादातर जो मेजोरिटी है उसके फेवर में रहती थी, और जो माइनॉरिटीज है उनको गवर्नमेंट के द्वारा क्या कर दिया जाता था, हर एक अपॉर्चुनिटीज में इग्नोर कर दिया जाता था। हर एक जॉब्स में किया, चाहे जितने भी जो गवर्नमेंट वैकेंसीज निकालती थी, जो भी स्कीम्स सब करती थी, तो उसमें गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी जो माइनॉरिटीज थी उन्हें क्या करती थी, तो इग्नोर कर दिया जाता था। उसके बाद जो सिंहला है और जो वहाँ पे जो तमिल कम्युनिटीज है, सिंहला के कंपेयर में जो तमिल कम्युनिटीज थी वो क्या थी, उनकी कंडीशंस ज्यादा खराब थी। तो श्रीलंका में जो तमिल लैंग्वेज बोलने वाले जो पार्टीज थे उन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया था, किसके लिए, तो एक तमिलनाडु यानी कि तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए, कि तमिल को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज को क्या करो, तो मान्यता के रूप में दे दो, यानी कि उसको भी रिऑर्गेनाइज कर दो। उनके लिए वहां पे जो भी तमिल लैंग्वेजेस की जो पार्टीज थी उन्होंने काफी स्ट्रगल किया, मूवमेंट सब था, लेकिन उसके बाद भी वहां पे तमिल लैंग्वेज को आज भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया गया है। और अगर हम रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब, यानी कि जितने भी जो, अगर हम बात करें, जितने भी जो वहाँ पे जो माइनॉरिटीज के कम्युनिटीज थे, इन सबको किसमें, जैसे एजुकेशन की बात हो गई, जॉब्स की बात हो गई, तो इन सब में डिस्क्रिमिनेट देखने को मिलता था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था कंपेयर टू वहाँ की जो मेजोरिटी। तो धीरे धीरे जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, तो धीरे धीरे फिर इस तरीके से जब जैसे कि ये डिस्ट्रीब्यूट्स बढ़ने लगा, तो वहाँ कम्युनिटीज के बीच में क्या है, तो एक सिविल वॉर, एक कंट्री के अंदर सिविल वॉर छिड़ गया। यानी कि जो 2009 में फिर क्या था, तो वहां पे फिर दो जो सिविल वॉर स्टार्ट हुआ वो फिर कब जाकर के खत्म हुआ, तो 2009 में। इस तरीके जो श्रीलंका है वो क्या हो गया, एक यूनाइट कंट्री नहीं रह गया था। उसके बाद फिर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ डिसीजन लिए गए, जैसे आज के टाइम पे भी अगर हम देखें तो श्रीलंका की जो हालत है वो काफी ज्यादा क्या है, तो खराब है। क्यों, क्योंकि वहां पे उन्होंने पावर शेयरिंग करना ही नहीं कहा चाहा कभी। क्यों, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बेल्जियम के एग्जांपल्स को अगर देखें तो वहां पे क्या है, पावर शेयर करके, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर शेयर करके अपनी कंट्री को क्या कर रखा है, एक यूनाइट कर दिया। जबकि अगर हम श्रीलंका की स्टोरी से अगर में देखें तो यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी पावर शेयर करने को ही तैयार नहीं है, जिसके वजह से क्या है, वहां पे हमें कंट्री के अंदर ही एक सिविल वॉर देखने को मिल गया, जिसके वजह से क्या है, बहुत से जिसमें बहुत से लोग क्या हुए, तो बहुत से लोग मारे गए थे, बहुत सी फैमिली क्या करती थी, तो फोर्सली उन्होंने श्रीलंका को छोड़ करके दूसरे कंट्री के रिफ्यूजीज बन गए, और बहुत से लोगों ने वहां पे अपना घर द्वार छोड़ दिया था। और ये सिविल वॉर कब खत्म हुआ था, तो 2009 में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हम अगर दो जो अभी स्टोरी हमने डिस्कस किया था, एक बेल्जियम का और एक श्रीलंका का, इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है। तो अगर हम दोनों कंट्री की बात करें तो दोनों कंट्री क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और दोनों के कंसेप्ट में अगर हम दोनों की कंसेप्ट को देखें तो पावर शेयरिंग से रिलेटेड वो तो हमें काफी डिफरेंसेस देखने को मिलती है। बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने ये रियलाइज किया कि अपनी कंट्री की यूनिटी को बनाए रखने के लिए एकमात्र तरीका है कि वो क्या है, अपने जो फीलिंग्स है, इंटरेस्ट है, और जो डिफरेंसेस कम्युनिटीज एंड रीजन्स है उन सब में इक्वलिटी लाई जाए, और अपने पावर्स को क्या किया जाए, तो शेयर किया जाए। तो एग्रीमेंट ऑफ पावर शेयरिंग पे वो सहमत हुए और उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, और पावर भी उन्होंने शेयर की। इस तरीके से जो बेल्जियम की गवर्नमेंट है उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके अपनी कंट्री को क्या बना के रखा, एक यूनाइट कंट्री बना के रखा। वहीं पे अगर हम श्रीलंका की केसेस में बात करें तो श्रीलंका में जो मेजोरिटी की कम्युनिटी थी उन्होंने फोर्सली क्या कर रखा था, जो अदर्स कम्युनिटीज थी, जो रिफ्यूजीज थे, उस पर अपना पावर थोपा, और वो अपनी पावर शेयरिंग करने को ही तैयार नहीं थे, जिसके वजह से हमें ये देखने को मिला कि श्रीलंका एक यूनाइट कंट्री बनके नहीं रह पाई, और आज भी उसके कंट्री में हमें क्या गृह युद्ध देखने को मिले, और एक कमजोर नेशन बन करके वो उभरा। तो ये स्टोरी, ये जो हमें सीख मिलती है इन दोनों स्टोरी से मिलती है। अब इसके आगे का जो डिस्कशन है वो हम इसके पार्ट 2 में करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज हमने जो भी टॉपिक से डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट्स हो तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिख देना। लास्ट जब हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे तो उसमें हम पहले अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, उसके बाद हम अपने आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।